हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है नेशनलिज्म इन इंडिया और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू डायमेंशन से। फर्स्ट, जितना भी मैप सेक्शन है जो हिस्ट्री से आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर से आएगा, तो यहाँ पे जो लोकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और दो लोकेशंस जो हैं वो काफ़ी ईजी भी हैं। और सेकेंड इज, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं, वो डायरेक्टली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए सीबीएसई यहाँ पे फ्रेम कर देता है ऐसे क्वेश्चंस। अभी जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, मैप सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, और साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, आप जो नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ चुके हैं उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग की थी, अब उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसलिए भी ये जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस में चलेगा आपका, ठीक है। तो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे नेशनलिज्म इन इंडिया में हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, मैप से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट मैप सेक्शन की जो वीडियो है क्लास 10 की, जितना भी आपका मैप आ रहा है तो वो एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाके देख सकते हो, और विद ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ, जहाँ पे आपको इजी टू रिमेंबर ट्रिक्स बताई गई है मैप सेक्शन के लिए ही। अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। जैसे हमने नेशनलिज्म इन यूरोप से रिलेटेड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अल्टीमेटली यहाँ पे जो नेशनलिज्म है उसकी वजह से नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। अब हम ये भी पढ़ चुके थे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब बच्चे, कोई भी अगर नेशन फॉर्म होता है तो उसमें कुछ ना नेशनल आइडेंटिटी आती है यहाँ पे। अब ये जो नेशनल आइडेंटिटी आ रही है तो ये पीपल्स के अंडर में उनकी अंडरस्टैंडिंग में क्या चेंज लेके आ रही है। अब उनको पता है कि कौन है वो, क्या उनकी आइडेंटिटी है, और कहीं ना कहीं बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जैसे हम जो इंडियंस हैं वो हम यहाँ पे कहेंगे कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हमने फाइट की थी, तो क्या आज की जनरेशन ने की थी या इससे पहले वाली जनरेशन ने की थी? नहीं सर, काफ़ी और उससे पहले वाली जनरेशन ने यहाँ पे फाइट की थी। लेकिन हम ऐसा बिलोंगिंगनेस, यानी हम सभी ने कहीं ना कहीं यहाँ पे, हमारे जितने भी फोर फादर्स हैं उन्होंने यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए यहाँ पे क्या किया था सर, स्ट्रगल किया था, और इसीलिए हमारी ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंडर में हम सभी लोग थे, इसीलिए हम कुछ ना कुछ एलिमेंट से हम क्या करते हैं, हम सभी लोगों को रिलेट करते हैं, और वही चीज़ बिलोंगिंगनेस में आ जाती है। आज हम कल्चर की बात करेंगे, हम सारी चीज़ों की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं बिलोंगिंगनेस इसमें आ जाती है। अब रिपब्लिक डे, सर नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट का कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट का भी अलग है, लेकिन उसके बाद भी हम सेम डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये क्या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इस टाइप की चीज़ों की हम बात करेंगे। अब जब नेशनल आइडेंटिटी बनती है तो कुछ ना कुछ न्यू टूल्स भी आते हैं, कुछ न्यू सिंबल्स आएंगे, कुछ न्यू आइकन्स आएंगे। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखेंगे कि कौन से सिंबल्स हैं, कौन से भाई आइकन्स हैं। सिंबल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पे चरखा हो गया, जो कि सिंपली एक रिलेट कर रहा है गांधी जी की सिंप्लिसिटी को। सर न्यू सॉन्ग्स आ जाएंगे यहाँ पे, वंदे मातरम, भारत माता सॉन्ग, दैट टाइप ऑफ थिंग्स आ जाएंगे। न्यू आइडियाज, आइडियाज लाइक सत्याग्रह, दैट इज सर्च फॉर द ट्रूथ, जो गांधी जी ने यहाँ पे एडवोकेट किया था। नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये क्या है, उस टाइम के रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हम यूज कर रहे थे। एंड साथ ही साथ रीडिफाइन दी बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज, कि सर अभी तक जब तक आपके यहाँ पे कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है तब तक आप सोचोगे कि आपका जो एरिया वही सुप्रीम है, यानी आप जो कम्युनिटीज है वो डिफरेंट है। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हम नेशनल आइडेंटिटी में क्या बात करते हैं, हम किस चीज को फाइंड आउट करते हैं कि सारी कम्युनिटीज जो है वो एक साथ ही यहाँ पे ज्वाइंट है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला रीडिफाइन दी बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। चलिए, ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अपना मेन चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी जो एक नेशनल आइडेंटिटी का फॉर्मेशन है, अब ये एक दिन में नहीं बनेगा बच्चे, ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है, तो इट विल टेक टाइम। अब ये जो चैप्टर है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक इजी टू रिमेंबर माइंड मैप्स बनाए हैं। अब ये माइंड मैप्स आप डायरेक्टली अपने आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, नहीं तो इसके थ्रू आप बहुत ही इजी रिवाइज हो जाते हो, यानी रिवाइज कर सकते हो। कैसे, जरा समझिए। नेशनलिज्म इन इंडिया बैकग्राउंड हमने देखा कि सर यूरोप में यहाँ पे हुआ था नेशनलिज्म, और उसकी वजह से नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये नेशन स्टेट कहीं ना कहीं यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी को फॉर्म करेंगे, तो पीपल्स की अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी विद रेफरेंस टू ऑल दिस थिंग्स जो हमने देखा था। न्यू टूल्स आएंगे, लॉन्ग प्रोसेस है यहाँ पे, तो ये सारी चीज, यानी शॉर्ट में माइंड मैप किसी भी टॉपिक का आप बना के सर किसी भी टॉपिक को 1 मिनट से कम में रिवाइज कर सकते हो, तो ये माइंड मैप्स आपको हेल्प करेंगे। तो हर एक टॉपिक के वाइज मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, और जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो इसी से रिलेटेड यहाँ पे आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, मेन चैप्टर को। अब क्वेश्चन आता है कि सर आप जो बहुत टाइम से बोल रहे हो ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कॉमन कल्चरल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कि भैया सभी एक साथ यहाँ पे कॉन्शियस हो रहे हैं, सभी यहाँ पे एक साथ उनकी जो नेशनलिज्म और जो स्पिरिट है वो इंक्रीज हो रही है, तो क्वेश्चन आता है ये हुआ कैसे। मुझे तो ये जानना है कि सर
क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस थी वो इंडिया में एमर्ज करवाई। तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की अगर बच्चे बात करेंगे, सर इंडिया और इंडिया जैसी अदर कॉलोनीज कॉलोनीज आपको पता है कि जहाँ पे बड़ी पावर सर छोटी पावर को डोमिनेट करती है पॉलिटिकल सिस्टम को, और फिर पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करके इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है, उसको यहाँ पे हम कॉलोनिज्म बोलते हैं। इंडिया जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था और उसमें काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है। तो यही चीज हम अप्लाई कर देते हैं अदर कॉलोनीज में, और इंडिया जैसी अदर कॉलोनीज हैं सर वहाँ पे एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट होता है, यानी जो हमें कंट्रोल कर रहा था, हमारे केस में वो ब्रिटिशर्स थे, उनके अगेंस्ट में हमने मूवमेंट चलाया था कि वी वांट इंडिपेंडेंस, और यही स्ट्रगल का यहाँ पे था। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है इसमें आप क्या कर रहे हो, एक आप स्ट्रगल कर रहे हो। अब ये जो स्ट्रगल कर रहे हो तो स्ट्रगल क्या होगा, सर आपका एक कॉमन एनिमी है और आपको स्ट्रगल करना है, तो आप एक साथ आओगे, क्या होगे, यूनाइट होगे। तो बच्चे पीपल स्टार्ट यूनाइटिंग, क्योंकि उनका जो स्ट्रगल था वो किसके अगेंस्ट में था, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में था। अब कोई भी एक पर्सन नहीं था सर, वो क्या था, कॉलोनियलिज्म। उसी से हम यहाँ पे फाइट कर रहे थे। क्यों ऐसा था बच्चे, क्योंकि कॉलोनियलिज्म के अंडर में जो पीपल्स की कंडीशन थी बहुत ही ज्यादा खराब थी, ऑप्रेसिव थी यहाँ पे। अब ऑपरेशन जो था सर यहाँ पे क्या था कि डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ लेके आया, लेकिन बच्चे ये जो ऑपरेशन था डिफरेंट ग्रुप्स के लिए अलग था यहाँ पे। तो इसीलिए उनका जो टास्क है, यानी उनका जो स्ट्रगल है वो भी कहीं ना कहीं अलग है। सर वो यूनाइट हो रहे हैं स्ट्रगल के लिए, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव अलग है, उनके साथ जो किया गया ऑपरेशन है, रिप्रेशन है, वो अलग है यहाँ पे। अब अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं कि ये जो डिफरेंट सेक्शंस थे इनका एक्सपीरियंस कैसा था अंडर द कॉलोनियलिज्म, क्या वो सेम था या डिफरेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि हर एक क्लास क्लास में क्या आ जाएगा, सर अपर क्लास आ सकता है यहाँ पे, मिडिल क्लास आ सकता है और लोअर क्लास आ सकता है। तो ये तीनों क्लास आ गए। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स कोई भी हो सकता है, पीजेंट्स हो सकता है, आर्टिशंस हो सकता है, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंटेलेक्चुअल्स, सोशल रिफॉर्मर्स, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं बच्चे। और यहाँ पे जो कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट था या फिर जो इफेक्ट था वो हर एक सेक्शन और क्लास पे डिफरेंट था। सर जब हर एक क्लास और ग्रुप पे जो कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट है वो डिफरेंट है, इसी की वजह से इनका एक्सपीरियंस भी डिफरेंट था और इनका जो नोशन था फ्रीडम का सर वो भी डिफरेंट था। इसको लेमेंस लैंग्वेज में समझिए, फॉर एग्जाम्पल पीजेंट को हाई टैक्स देना पड़ रहा था, तो उसके लिए फ्रीडम क्या था, सिंपली लो टैक्स और जहां पे हाई टैक्स ना हो। मर्चेंट और ट्रेडर्स जिनको स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था ब्रिटिश मेड गुड्स से, उनके लिए फ्रीडम क्या था, फ्री मार्केट की, कोई भी स्टेट उन पे रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। इसी तरीके से हर एक क्लास का ग्रुप का जो इम्पैक्ट था, इफेक्ट था, एक्सपीरियंस और नोशन था फ्रीडम का, वो सभी चीज डिफरेंट थी यहाँ पे। ठीक है जी। एक यूनाइटिंग डिफरेंट सेक्शंस और बसता है यहाँ पे, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शंस थे वो क्या कर रहे थे, इंडिविजुअली ब्रिटिशर्स से यहाँ पे डिमांड कर रहे थे, एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे। इनको एक साथ लाने का काम जो था वो महात्मा गांधी जी ने किया था, और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है कांग्रेस। सर वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस थे उन सबको एक साथ लेके उन्होंने एक बड़ा पैन इंडिया मूवमेंट बनाया, और ये जो पैन इंडिया मूवमेंट था सर ये ब्रिटिशर्स को यहाँ पे रहने नहीं देने वाला था, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम स्ट्रगल करने वाला था, और यही इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि जो यूनिटी है डिड नॉट एमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता तो कोई भी यहाँ पे यूनिटी फॉर्ज नहीं होती। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे समझनी है। अगेन माइंड मैप है, तो आप एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको पढ़ के कहीं नोट डाउन कर सकते हो। अब देखते हैं जरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड दी नॉन कोऑपरेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो जरा समझने की कोशिश करिएगा। नेशनल मूवमेंट 1919 के बाद काफी ज्यादा एक्सपेंड होता है यहाँ पे सर न्यू न्यू एरियाज में। अर्लियर भी मूवमेंट चल रहा था 1919 से पहले, लेकिन वो लिमिटेड था लोकल एरियाज में। लेकिन 1919 के बाद कुछ ऐसा होता है कि सर नेशनल मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है न्यू एरियाज में जहां अभी तक नेशनल मूवमेंट नहीं था, और न्यू सोशल ग्रुप्स उसमें यूनाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, सर कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो हम नेशनल मूवमेंट में जो स्ट्रगल के मोड्स यूज करते हैं वो भी यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। अभी तक हम 1919 से पहले कुछ और तरीके के मेथड्स यूज कर रहे थे स्ट्रगल करने के लिए, लेकिन 1919 के बाद ये सारी चीजें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। अब इनके आंसर्स के लिए हमें जरा समझना होगा कि 1919 में एक्चुअली ऐसा हुआ क्या। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स और क्या इनके इम्प्लीकेशंस थे। सबसे पहले अगर आपको पता होगा यहाँ पे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है, 1914 से लेके 1918 तक इसका टाइम पीरियड है।
यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इंडिया के लिए उसके काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब हुआ क्या सर, ये जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले आपको जो यहाँ पे लिखना है वो ये लिखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ पे एक न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन एमर्ज हो जाती है इंडिया में। सर ऐसा क्या होता है जरा समझिए बच्चे यहाँ पे। सबसे पहले सर इंडिया को यहाँ पे क्या बना दिया जाता है कि वो भी एक पार्टी है वॉर में। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, जिसकी वजह से उसका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है और वॉर के लिए यहाँ पे लोन्स लिए जाते हैं, टैक्सेस को इंक्रीज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटीज को इम्पोज किया जाता है और इवन इनकम टैक्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। साथ ही साथ बच्चे होता क्या है यहाँ पे कि सर सिंपली जब तक वॉर चलता है उस टाइम पे जो प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन? जनरल लेवल ऑफ राइज इन द प्राइसेस इज नोन एज द इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेन आप 5 रुपीज का परचेज करते हो और वो मार्केट में अब 8 रुपए का हो गया है सेम पेन, तो 3 रुपीज उसमें इन्फ्लेशन आ गया है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद कर सकते हो। सर अब इन्फ्लेशन आने से कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, चीजें सेम रहती हैं, तो बच्चे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो कॉमन पीपल्स को होगी, क्योंकि उनकी सैलरी सेम है लेकिन प्राइस इंक्रीज होने से अब उनको लार्जर जो उनका सैलरी का शेयर है वो यहाँ पे जो पहले कम पैसों में चीजें आ जाती थी अब उनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है उन्हीं चीजों को लेने के लिए। तो ये कब होता है बच्चे? सर वॉर प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं सर सिंपली अगर हम 1913 से और 1918 यानी हम किसके टाइम पे देख रहे हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देख रहे हैं, जिसकी वजह से कॉमन पीपल को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। नॉट ओनली दिस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट थी जो ब्रिटिशर्स के तरफ से लड़ पाए, तो उसके लिए यहाँ पे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया गया था, कंपलसरी रिक्रूटमेंट था। सर विलेजेस में यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे जो यहाँ पे फाइट कर सकते हैं उनको यहाँ पे सप्लाई करने के लिए बोला गया था और यहाँ पे जो उनको रिक्रूट किया जा रहा था वो वॉलंटरी नहीं था, वो फोर्स था। ठीक है, अब हुआ क्या सर, जब आप कंपलसरी तरीके से यहाँ पे लोगों को क्या करोगे सर, सिंपली सोल्जर्स बना के भेजोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे उन लोगों में एंगर होगा। सर फोर्स रिक्रूटमेंट होता क्या है कि एक प्रोसेस है बच्चे, यहाँ पे कॉलोनियल स्टेट फोर्स करता है अपने पीपल को कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है और उनके लिए यहाँ पे फाइट करनी है। ठीक है, चलिए। नॉट ओनली दिस बच्चे, जो फिफ्थ पॉइंट था यहाँ पे वो है क्रॉप फेलियर एंड द एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ द फूड। अब आपने पढ़ा होगा कि डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। सर डिमांड अगर यहाँ पे 5 kg ग्रेन्स की है तो सप्लाई भी 5 kg ऑफ ग्रेन्स ही होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कुछ भी मिसमैच होता है तो काफी प्रॉब्लम होती है। जरा समझिए कैसे। अगर डिमांड बढ़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 10 kg डिमांड हो जाती है और सप्लाई 5 kg है, तो सर क्या होगा कि सर मांगने वाले लोग ज्यादा हैं और सप्लाई कम है, ऐसे में प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, वो कि हमने इन्फ्लेशन पढ़ रखा था। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो कि सप्लाई 5 kg है लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि क्रॉप फेलियर हो जाए या फिर शॉर्टेजेस पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में सर 4 kg ही प्रोडक्शन हुआ, तो सर डिमांड तो सेम है लेकिन प्रोडक्शन और कम हो गया तो प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉमन पीपल्स के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटी। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया में हुई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या था? क्रॉप फेलियर और एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड। तो कब हुआ था? 1918 से 19 और 1920 से 21 में मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया में क्रॉप फेल्ड हो गए थे, यानी जितना सप्लाई होनी चाहिए उससे भी और कम हो गई थी सर, और एक्यूट शॉर्टेजेस हो जाएगी और एक्यूट शॉर्टेजेस प्राइस और इंक्रीज हो जाएंगे। नॉट ओनली दिस, एपिडेमिक्स भी आ गए थे, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स भी आ गए थे 1918 से 19 में, 1920 से 21। और इसके अलावा जितने भी अभी तक हम पॉइंट्स यहाँ पे देख चुके हैं उसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन इंडिया फेस कर रहा था ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। साथ ही साथ यहाँ पे सेंसस का एस्टिमेशन था 1921 में, क्या था? 12 टू 13 मिलियन पीपल्स यहाँ पे जो फेमाइंस आए थे और जो एपिडेमिक्स आए थे उसकी वजह से यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, पेरिश हो गए थे। अब पीपल का एस्पिरेशन क्या था कि पीपल को ये लग रहा था कि सर इंडिया ने ब्रिटिशर्स को यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सपोर्ट किया था, अपने सोल्जर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया था, अपने रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया था, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स में इंक्रीज हो गया था भैया, ज्यादा हमने टैक्सेस पे किए थे और इसका हमको क्या मिलेगा? कुछ फ्रूट्स मिलेंगे, जैसे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत गया था जो कि अलाइड पावर्स में साथ में था। लेकिन होता क्या है यहाँ पे सर, जैसे ही यहाँ पे वॉर ओवर होती है पीपल की जो एस्पिरेशंस है ना वो वेन हो जाती है, यानी सर वो निराश हो जाते हैं। क्यों बच्चे यहाँ पे? क्योंकि सर यहाँ पे एक न्यू चीज आ जाती है, उसका नाम था रॉलेट एक्ट, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो पीपल की एस्पिरेशन जो थी बहुत ही ज्यादा हाई थी यहाँ पे कि एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर हमें कुछ कंसेशंस मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ न्यू लीडर्स अपीयर होंगे और सिंपली वो कहेंगे कि अभी तक जो हम जिस तरीके का स्ट्रगल करते आ रहे थे
सर वो अब हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें कुछ और मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे हम ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करके सर वो हमारे लिए यहाँ पे कंसेशंस लेके आ पाएंगे। अगेन माइंड मैप है, आप यहाँ पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ताकि आपको ईजिली यहाँ पे क्या हो सके, आप इसको रिवाइज कर पाओगे। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो गांधी जी से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ जो कि एनसीईआरटी में मिसिंग है। गांधी जी एक टाइम पे ट्रेवल कर रहे थे डर्बन टू पेट्रोइका, जो कि सिंपली एक साउथ अफ्रीका में एक प्लेस है। और ये जो इंसिडेंट है वो 7 जून 1893 की नाइट का इंसिडेंट है। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, ठीक है, और वो एक किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए जा रहे थे। अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्लास टिकट, गांधी जी को यहाँ पे उनके फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है और धक्का मार के यहाँ पे उनको गिरा दिया जाता है। और ये जो इंसिडेंट है वो सिंपली पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन का है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से होता क्या है, उनको ये पता चलता है कि साउथ अफ्रीका में रेस और कलर का प्रेजुडाइसिस चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में 3 टाइप्स ऑफ कलर की हम यहाँ पे बात करते हैं। एक है सिंपली व्हाइट कलर जो यूरोपियन से रिलेट करता है, जो सुपीरियर है। नेक्स्ट इज जो उनके नेटिव्स का यहाँ पे ब्लैक कलर है। और थर्ड जो है वो मिक्स्ड रेस या फिर मिक्स्ड कलर की बात करेंगे, जहाँ पे जितने भी एशियंस हैं वो जो गए हैं यहाँ पे माइग्रेट होके, उन सभी को यहाँ पे बोला जाता था। इस टाइप के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करने के लिए गांधी जी ने स्टैब्लिश किया लिटिल इंडियन कांग्रेस, जहां पे जितने भी इंडियंस को ये इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वो सभी यूनाइट हुए और गांधी जी ने उनको लीड किया और फाइनली वो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक स्ट्रगल कर पाते हैं। सबसे अच्छी बात जानने की ये है कि गांधी जी ने यहाँ पे एक न्यू मेथड ऑफ स्ट्रगल को अडॉप्ट किया था और वो था पीसफुल नॉन वायलेंस, जिसको हम आज के टाइम पे जानते हैं सत्याग्रह। दैट इज जो ट्रुथ का पाथ है उसको फॉलो करके आपको यहाँ पे क्या होगा, सर आप एक स्ट्रगल कर रहे हो और जिसका कोई भी किसी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट या कोई भी अनएथिकल गवर्नमेंट के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। इसने ये जो इंसिडेंट था और गांधी जी का जो मेथड था उसने गांधी जी को काफी ज्यादा पॉपुलर कर दिया था गांधी जी के इंडिया आने से पहले ही। तो यही टॉपिक जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ सर वो है यहाँ पे आइडिया ऑफ दी सत्याग्रह।